नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता नजर आया है, पर अब इस जंग में एक नया मोड़ आ रहा है। अब युद्ध में यूक्रेन ने बढ़त बनाने का दावा किया है। ये हैं वो टैंक जिन्हें छोड़कर रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। रूसी टैंकों की ये ताकत अब यूक्रेन के हाथों में है। राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये सिर्फ पराजय नहीं बल्कि शर्मनाक भी है, और ये है यूक्रेन की सफलता की पराकाष्ठा। एज्यूम शहर पर यूक्रेन ने दोबारा नियंत्रण कर लिया है। जहां से रूसी सैनिकों को खदेड़ा गया है, वहां यूक्रेनी सैनिकों का नायकों जैसा स्वागत हो रहा है। ये मुस्कान जीत को बयां कर रही है। इस मैप को देखिए, ये नक्शा दिखाता है रसिया से बाहर जा रही इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, जो कि 21 सितंबर की है। इनमें से कोई भी ऐसा फ्लाइट नहीं है जिसका एक भी सीट खाली हो। हर एक फ्लाइट्स पर हर एक सीट पूरी तरह से सोल्ड आउट थी, और इन फ्लाइट्स के प्राइस भी हाईली बढ़ चुके हैं और ज्यादातर रशियन के लिए अनअफोर्डेबल बन चुके हैं। इनमें से जो सबसे सस्ती फ्लाइट थी वो थी मॉस्को से दुबई जा रही फ्लाइट्स की। 3 लाख रूबल, जो कि करीब 4 लाख रुपए होती है। यह करीब 5 गुना ज्यादा है एक एवरेज रशियन मंथली तनख्वाह से। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है रसिया में हाउ टू ब्रेक योर आर्म एट होम। मतलब कि रसिया के लोग अपना खुद का हाथ तोड़ना चाहते हैं, और इसके लिए वो गूगल पर सर्च करके जानना चाह रहे हैं कि आसानी से अपना हाथ घर पर बैठे बैठे कैसे तोड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि रसिया के लोग अपना देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, और जो लोग भाग नहीं पा रहे हैं वो अपना हाथ तोड़ना क्यों चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने देश में पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। पार्शियल मोबिलाइजेशन मीन्स आंशिक सैन्य लामबंदी। 18 से 60 साल तक के उम्र के लोगों को आंशिक तौर पर सेना में भर्ती किया जाएगा और उन्हें यूक्रेन भेजा जाएगा लड़ने के लिए। रसिया में जो आम लोग इस वार में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें भी अब जबरदस्ती फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है और उन्हें लड़ने को कहा जा रहा है। यही सब कारण है कि लोग डिप्रेशन में आकर देश छोड़कर भागना चाह रहे हैं। कोई भी फ्लाइट हो, कितना भी प्राइस हो, कहीं की भी फ्लाइट हो, किसी भी तरीके से देश छोड़कर भागना चाह रहे हैं। रसिया के बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम लग गया है, और जिन लोगों के पास भागने का कोई जरिया नहीं बचा है वो सोच रहे हैं कि अपने ही हाथ तोड़ दें, हड्डियां तोड़ दें, इसी बहाने से कहीं मेडिकल रीजन की वजह से उन्हें भर्ती न कराया जाए। आज से कई महीने पहले जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो उन्होंने उम्मीद यही लगाई थी कि जल्दी से अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर मार्च करेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव तक, और वहां की यूक्रेनियन सरकार को गिरा देंगे। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने तो यहाँ तक उम्मीद करी थी कि हमारी रशियन आर्मी सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को खत्म कर देगी और वहाँ पे कब्जा जमा लिया जाएगा। प्लान ये था कि रशियन आर्मी इतनी जल्दी एक्ट करेगी कि यूक्रेनियन को अपने आप को डिफेंड करने का ही मौका नहीं मिल पाएगा, और बाकी के देश सोचते रह जाएंगे कि मदद करें या ना करें, और इतनी देर में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। पुतिन और रशियन आर्मी ने बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेनियन के जज्बे को कि किस हद तक वो जाने को तैयार हैं अपने देश को डिफेंड करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। जैसे जैसे ये वार लंबी खिंचती चली गई, वैसे वैसे और देश यूक्रेन के सपोर्ट में आते गए। शुरू के 1 महीने में एक ऐसा पॉइंट आया था जब रशियन आर्मी बहुत करीब पहुंच गई थी यूक्रेन की राजधानी कीव के। इस नक्शे को देखिए, जो दिखाता है कि कितना एरिया रशियन आर्मी ने यूक्रेन के अंदर ऑक्युपाई कर लिया था। लेकिन 1 महीने के बाद रसिया को पुल बैक करना पड़ा कीव से, और उन्होंने अपना गोल बदल लिया। उन्होंने कहा, हमारा गोल है लिबरेशन ऑफ डोनबास रीजन, जो ईस्टर्न यूक्रेन में लाई करता है। तब से लेकर अब तक कई महीनों तक स्टेलमेट की सिचुएशन बनी रही है। जितना एरिया रसिया ने ऑक्युपाई किया था वो मोर आर लेस बना रहा है। जितना एरिया यूक्रेन को बचा था मोर आर लेस उतना यूक्रेन का बना रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने पूरा मोड बदल दिया है इस जंग का। धीरे धीरे करके यूक्रेनियन आर्मी ने और एरियाज को वापस मुक्त कराया है रसिया के कंट्रोल से,
और वापस अपने हिस्से में मिला लिया है। आज के दिन जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप नक्शे में देखेंगे, रेड वाला जो एरिया है वो रसिया के कंट्रोल में है, येलो वाला जो एरिया है वो कम्प्लीटली यूक्रेन के कंट्रोल में आ चुका है। सिर्फ ईस्ट एंड साउथ में कुछ एरियाज हैं जो रसिया के कब्जे में है। करीब 80% यूक्रेन अभी के लिए सेफ हो चुका है रसियन हमले से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये जानने वाली है कि जो एरिया अभी भी रसिया के कब्जे में है उसमें से करीब 1/3 एरिया ऑलरेडी 2014 से ही रसिया के कब्जे में था। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर। यूक्रेन के साउथ में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है क्रीमिया। 2014 से पहले यह यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रसिया ने इसको ऑक्युपाई कर लिया। वहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल जनमत संग्रह कराया गया था जिसका आउटकम ये निकला था कि वहाँ के रहने वाले लोग इसे रसिया का हिस्सा बनाना चाहते थे। 2014 में ही वहाँ पे रसियन बैक सेपरेटिस्ट ने एक वार करी थी यूक्रेन के खिलाफ, और वहाँ पर एक्चुअली रसिया के 2 प्रॉक्सी देश एग्जिस्ट करते हैं, दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। हालांकि बाकी बहुत कम देश इन दोनों देशों को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन 2014 के बाद से प्रैक्टिकली ये 2 देश एग्जिस्ट करते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो 2014 से ही ये वाला एरिया रसिया के कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी इस साल 24 फरवरी को रसिया ने अटैक किया यूक्रेन पर और पूरे देश पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब एक सवाल है यहाँ पर, ऐसा क्या कारण है कि यूक्रेन रसिया जैसे बड़े देश के सामने टिक पा रहा है? ऐसा क्या कारण है कि यह जंग यूक्रेन के फेवर में आ चुका है? सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर अमेरिका द्वारा सप्लाई किया गया हाईटेक हथियार। एक बड़ा ही यूजफुल हथियार यूक्रेन के लिए यहाँ पर रहा है। ये है अमेरिकन मेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे बुलाया जाता है हिमार्स, यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। एक ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो बहुत ही एडवांस है और एक बड़ी रेंज पर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये रॉकेट जो यूक्रेन को दिए गए हैं, यह हिस्सा है जो बाइडेन के $10 बिलियन के मिलिट्री एड का जो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लान बड़ा ही सिंपल है। एक लंबे डिस्टेंस से यूक्रेन ने इन रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया रसियन रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर हमला करने के लिए। रसियन मोस्टली ट्रक का इस्तेमाल करते हैं सप्लाईज को फ्रंट लाइन पर लाने के लिए, और जब इन ट्रक्स को ऑफलोड किया जाता है, यूक्रेन इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर देता है उन्हें फोड़ने के लिए। यूक्रेन के पास अब इतने हाईटेक एडवांस हथियार आ चुके हैं कि यूक्रेन के हवाई जहाज क्रीमिया के अंदर मिलिट्री टारगेट को भी अब हिट करने लगे हैं। अर्ली अगस्त में यूक्रेन ने क्रीमिया के अंदर एक रसियन एयरबेस और ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। यही कारण है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अब रसिया मजबूर हो रहा है और सोल्जर्स को यूज करने पर उन्हें जबरदस्ती अपने आम जनता को ढकेलना पड़ रहा है इस जंग में। लेकिन ये सब सुनकर आपको लगेगा कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन इस जंग को जीत जाएगा? ये समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि जीतने का मतलब क्या होता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में। 1975 में लेफ्टिनेंट आमिर खान नाजी के सुपरविजन के दौरान लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था इंडियन एंड बांग्लादेशी आर्मी के सामने, जिससे बांग्लादेश को आजादी मिली थी। यूजुअली जंग ऐसे ही खत्म होते हैं जब एक आर्मी दूसरी आर्मी के सामने सरेंडर करती है। ऐसा ही हुआ था जब जर्मन आर्मी ने सरेंडर किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और जब साउदर्न कॉन्फेडरेशन ने सरेंडर किया था अमेरिकन सिविल वार में। पर जब कोई वार खत्म नहीं होती तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग बोलते हैं कि हमें देखना चाहिए कि कौन सी आर्मी टेरिटरी जीत रही है और कौन सी आर्मी टेरिटरीज खो रही है। पर जैसा कि डोनबास फाइटिंग रीजन में हमने देखा है कि ऐसा जांच करने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी आर्मी जंग जीत रही है। ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें 3 टेस्ट करने चाहिए ये जानने के लिए कि कौन सी आर्मी जीत रही है। पहला टेस्ट है कि इनिशिएटिव किसके पास है एक वार में। अगर साधारण भाषा में बोले तो इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपकी आर्मी डिसाइड कर रही है कि जंग में होना क्या चाहिए और दूसरी आर्मी उसके खिलाफ बस रिएक्ट कर रही है।
मतलब एजेंडा आपकी आर्मी सेट कर रही है। जैसे हमने इस जंग में देखा है कि सबसे पहले रसिया ने यूक्रेन को अटैक किया, जिसका मतलब है एजेंडा रसिया ने सेट किया। क्योंकि इस अटैक के खिलाफ यूक्रेन पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसी वजह से उनकी आर्मी को रसियन अटैक के खिलाफ रिएक्ट करना पड़ा। लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि अब रसिया के पास सरप्राइज फैक्टर नहीं है और अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस वजह से यूक्रेन भी अपना एजेंडा सेट कर पाया है। क्रीमिया में मिलिट्री टारगेट को अटैक करने के अलावा यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक ने रसिया के आर्मी की सप्लाई चेन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अब यूक्रेन के पास भी चांस है अपना काउंटर अटैक स्टार्ट करने का, जहां वे रसियन सप्लाई चेन को टारगेट करके अपनी टेरिटरी वापस ले सकते हैं। रिसेंट न्यूज रिपोर्ट की माने तो ऐसे काउंटर अटैक की सबसे ज्यादा चांसेस है साउदर्न यूक्रेन में, पर साउदर्न यूक्रेन में कहां पे यह कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था पहला टेस्ट कि किसके पास इनिशिएटिव है। दूसरा टेस्ट है कौन सी आर्मी वॉर ऑफ एट्रिशन जीत रही है। वॉर ऑफ एट्रिशन का सिंपली मतलब होता है कि कई बार कोई भी आर्मी 2-3 दिन में जंग नहीं जीतती, बल्कि वो जंग जीतती है महीनों तक दूसरी आर्मी को थकाकर, और जो आर्मी थक जाएगी, अपना मनोबल हार जाएगी, वो जंग भी हार जाएगी। इसी को बोलते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। ये इमेज है बैटल ऑफ वर्दून की, जो प्रथम विश्व युद्ध की बहुत ही फेमस बैटल है, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ा गया था 1916 में। यह युद्ध करीब 313 दिन तक चला था, पर यह तब तक चला था जब तक जर्मनी फोर्सेस के पास ना ही सोल्जर्स थे, ना ही घोड़े थे और ना ही खाना। यह एक फेमस एग्जाम्पल था वॉर ऑफ एट्रिशन का। और अब एक ऐसा ही वार डोनबास रीजन में हो रहा है। दोनों यूक्रेन और रसिया लगातार आर्टिलरी अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर, ताकि वे अपने दुश्मन को थका दें। रसियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि केवल 6000 सैनिक ही मारे गए हैं इस जंग के दौरान, जबकि यूएस मिलिट्री के अनुसार वास्तव में 70,000 से 80,000 रसियन सोल्जर्स की मौत हुई है इस जंग में। जबकि लोगों ने अनुमान लगाया है कि करीब 10,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए हैं इस जंग में। अब आप ये भी बोल सकते हो कि रसियन आर्मी तो यूक्रेनियन आर्मी से बहुत बड़ी है, तो चाहे ज़्यादा सोल्जर्स जरूर मरे हों रसिया के, इसका मतलब ये नहीं होता कि रसिया वॉर ऑफ एट्रिशन हार रहा है। अब जंग के दौरान कितने सोल्जर्स मारे गए हैं वो एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है सोल्जर्स का मनोबल। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स का मनोबल ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जबकि हमने न्यूज फुटेज में भी देखा है कि कैसे रसियन लोग अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वो आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते हैं, जो कि एक अंदेशा है कि रसियन आर्मी का मनोबल उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये था दूसरा फैक्टर वॉर ऑफ एट्रिशन। और इस टेस्ट में दोनों देश थोड़े क्लोज हैं, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेन जीत रहा है इस चीज में। तीसरा टेस्ट है कि किस आर्मी के पास ज्यादा कैपेसिटी है जंग लड़ने की। दोनों आर्मी के सिपाही मारे जा रहे हैं और उनके सप्लाई भी खत्म हो रहे हैं, पर कौन सी आर्मी ज्यादा समय तक टिक पाएगी, इस टेस्ट को जांच करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है रसिया के साइड से और यूक्रेन के साइड से भी। अब सबसे पहले सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में क्लियर एविडेंस है कि रसिया के पास ज़्यादा सोल्जर हैं यूक्रेन के कंपैरिजन में। और रसिया ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों के भर्ती का भी निर्णय लिया है, और रसिया ने अपने सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है इस जंग के लिए। अब दूसरी चीज़ है हथियार। इसको जांचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि यूक्रेन के पास अपना खुद का इतना हथियार तो नहीं है। जो भी हथियार आ रहा है वो दूसरे देशों से आ रहा है, और ये देश कब तक यूक्रेन को हथियार देंगे वो डिसाइड करेगा कि किस देश के पास ज़्यादा कैपेसिटी है जंग लड़ने की। अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो या तो आप ये बोल सकते हो कि रसिया आगे है, या दोनों देश एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो अब इन तीनों टेस्ट का मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं कि यूक्रेन 1 या 2 टेस्ट में रसिया से आगे है। तो क्या इसका मतलब है कि यूक्रेन यह जंग जीत जाएगा?
डिपेंड करता है कि यूक्रेन काउंटर अटैक कर पाएगा सक्सेसफुली या नहीं। इस मैप को देखिए, यूक्रेन के पास 2 ऑप्शन बचे हैं अगर वह अटैक करना चाहता है। पहला ऑप्शन है खर्सन को वापस अपने कंट्रोल में लेना, जो अकेला प्रोविंशियल कैपिटल है जो अभी रशियन आर्मी के कंट्रोल में है। खर्सन को वापस अपने कंट्रोल में लेने से यूक्रेनियन आर्मी का मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वेस्टर्न कंट्री को एक मैसेज जाएगा कि जो भी उनका सपोर्ट है वो एक्चुअली काम आ रहा है, इसलिए ये सपोर्ट उनको रोकना नहीं चाहिए। दूसरा और ज़्यादा डेंजरस ऑप्शन ये है जहां यूक्रेनियन फोर्स इस शहर से साउथ डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे। इस प्लान के तहत यूक्रेनियन फोर्स रसिया की उन सप्लाई लाइंस को डैमेज करने की कोशिश करेंगे जो क्रीमिया और डोनबास रीजन को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से रसिया का कंट्रोल इस रीजन पर डगमगा सकता है। पर इस ऑपरेशन में अगर यूक्रेन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उनकी आर्मी ट्रैप हो सकती है रसियन के बीच। इसके अलावा हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए जंग के बारे में कि मिलिट्री ऑपरेशन में डिफेंड करना रिलेटिवली ज़्यादा इजी होता है अटैक करने से। अभी तक यूक्रेन मोस्टली डिफेंड करता आया है, तो क्या वह काउंटर अटैक कर पाएगा? पर इस पूरे सिचुएशन में एक चीज क्लियर है कि दोनों में से किसी भी आर्मी को टोटल विक्ट्री नहीं मिलेगी। ना तो रसिया पूरा यूक्रेन ले पाएगा और ना ही यूक्रेन रसिया को पूरी तरीके से बाहर खदेड़ पाएगा। अंततः यह जंग खत्म होगा नेगोशिएशन के द्वारा। वो देश जो जंग में एजेंडा सेट कर रहा होगा वो नेगोशिएशन के दौरान भी एजेंडा सेट कर पाएगा। अब कुछ लोगों के बीच यह भी डर है कि अगर रसिया यह जंग हारने लग जाएगा तो वह न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। अपनी रिसेंट स्पीच में पुतिन ने यह धमकी भी दी है कि वे न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट एक्सपर्ट्स की माने तो ये चीज़ एक धमकी ही है बस। पुतिन भी जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन यूज करने का कितना दुष्परिणाम हो सकता है और वे इस वेपन का यूज केवल तभी करने को सोचेंगे जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। चूँकि पुतिन ने 3 लाख और सोल्जर्स को बुलाया है इस जंग के लिए, ये दिखाता है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करना बस एक धमकी ही है, क्योंकि उनके पास कई और ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि वे दूसरे हथियारों का यूज कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्री को नेचुरल गैसेस सेल करना बंद कर सकते हैं, वो और ज़्यादा सोल्जर्स की भर्ती कर सकते हैं और वो बहुत ही डिस्परेट हो गए तो यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी न्यूक्लियर जंग की संभावना अभी ना के बराबर ही है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुतिन अभी दबाव में नहीं है। जैसे जैसे यह जंग और खींचता चला जा रहा है, रसिया को यहाँ पर मोबिलाइजेशन करना पड़ रहा है। रसिया के लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। जो लोग पुतिन के खिलाफ हैं, रसिया के अंदर उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत लोग जो पहले पुतिन के सपोर्ट में थे, उन्होंने अपना राय बदल लिया है और उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया है पुतिन के खिलाफ। मतलब कि जब तक जंग टीवी पर चल रही है और आप अपने घर पर कंफर्ट में बैठकर देख रहे हैं जंग को, तो बड़ा मजा आता है, हमारा देश, हमारी टीम जीत रही है। लेकिन जब यही जंग आपके दरवाजे पर आकर खटखटाने लगती है और आपकी खुद की जान को खतरा होने लगता है, तब आपको एहसास होता है कि एक्चुअल में इस जंग के क्या मायने हैं। बहुत से रसियन लोगों के लिए यह जंग एक ऐसी जंग थी जो यूक्रेन में लड़ी जा रही थी। उनकी जिंदगी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। हाँ, थोड़ी इकोनॉमी डाउन हो गई थी, कुछ अमेरिकन कंपनी ने देश को छोड़ दिया था, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी उनकी आमतौर पर मजे से चली जा रही थी। लेकिन जब एक ऐसा मोड़ आया है इस जंग में जहां पर आम रसियन जनता को भी धकेला जा रहा है इस जंग में, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि इस वार के क्या मायने होते हैं। तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर यूक्रेन रसिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में हरा देता है तो ब्लेम पुतिन पर ही जाएगा और पब्लिक ओपिनियन कम्प्लीटली पुतिन के अगेंस्ट हो सकता है। अगर पॉलिटिकल ओपोजिशन को जगह मिल जाए यहाँ पर तो पुतिन का अंत भी हो सकता है। एनीवे, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रसिया का जो इनिशियल अटैक था यूक्रेन पर, वह पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। यूक्रेन ने अपनी देश की संप्रभुता को बचा लिया है, काफ़ी हद तक अपने देश को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया है
जो ईस्टर्न और साउथर्न रीजन में वार अभी चल रहा है, हो सकता है वो एक लंबे समय तक खिंचता चला जाए, क्योंकि दोनों साइड की तरफ से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दूसरी साइड थक जाएगी और हार मान लेगी। इस जंग की वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। उम्मीद बस यही है कि जल्द ही इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत होगा।